नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम 50वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि 50 पार्ट जो है आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हाफ सेंचुरी जो है आज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और ऐसे ही चलता रहा और अगर आपका साथ मिलता रहा तो बहुत जल्दी जो है हम सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि जो है पूरे 100 पार्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे और अंत तक जो है इस सीरीज को लेके जाएंगे। इस सीरीज के अंदर टोटल जो है 125 शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें डेली हम यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी तैयारी को जो है और बूस्टअप करेगी, आपके CBT 1 को जो है काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर देगी आपके एग्जाम तक, अगर आप ये सीरीज जो है अंत तक देख लेते हैं। संडे को जो है हमारा जो है एक और वीडियो आता है शाम को 4 बजे, उसके अंदर जो है हम स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर जो है वो करवाते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके प्लस जो करंट अफेयर है वो आप वहां से कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की, तो ये वीडियो सीरीज जो है आपको देखनी बेहद ज़रूरी है। इन सभी की PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन नाम करके जो है सर्च करेंगे तो भी जो है आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो आप सभी जानते हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, इनको क्या नाम से पुकारा जाता है? इनको जो है 7 सिस्टर नाम के 7 सिस्टर नाम से जो है इनको पुकारा जाता है। ठीक है, 7 सिस्टर। और 7 सिस्टर में जो है कौन कौन से राज्य हमारे आ जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। पहले नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कौन सा आता है? असम आता है। 7 सिस्टर में असम आता है। असम के बाद कौन सा आता है? असम के बाद जो है मणिपुर आता है। ठीक है, मणिपुर आता है। और कौन सा आता है? मेघालय आता है। मेघालय आता है। और कौन सा आता है? यहां पे लिख देता हूं, मेघालय के बाद और कौन सा आता है? मिजोरम आता है। मिजोरम के बाद और कौन सा रह गया? त्रिपुरा रह गया और नागालैंड रह गया ना, दो ही रह गए, नागालैंड और त्रिपुरा। नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये हमारे 7 सिस्टर जो हैं कहलाते हैं, त्रिपुरा। ठीक है ना, त्रिपुरा। ये हमारे जो है 7 सिस्टर जो कहलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो है 7 राज्य कहलाते हैं। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम राज्य जो है ये 7 सिस्टर के अंदर अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इनकी जो है राजधानी भी आप याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की जो है राजधानी भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी दिसपुर हो जाएगी। ठीक है, मेघालय की शिलोंग हो जाएगी। मिजोरम की आइजोल हो जाएगी। ठीक है, और क्या रह गया? नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी और त्रिपुरा की अगरतला हो जाएगी। अगरतला, ये दो मैंने छोड़ दिए हैं। इनकी राजधानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की राजधानी जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सिक्किम राज्य बच गया है। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। ठीक है, सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। तो ये इतनी सारी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का जो है उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, पदार्थ की मात्रा, उसकी मापने के लिए, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का जो है SI यूनिट का यूज किया जाता है? तो ये मोल का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, मोल का जो यूज है, मोल SI यूनिट का जो है पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो बाकी यूनिट्स हैं इनको भी हम देख लेते हैं। लक्स जो है इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति की इकाई है। तो ये जो लक्स है ना, लक्स, ये किसकी इकाई है? तो ये इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति की जो है इकाई है। ये जो टेस्ला है ये किसकी इकाई हो जाएगी? टेस्ला जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की मानक इकाई है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई हो जाएगी।
ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की ये इकाई हो जाएगी। उसके बाद जूल, जूल आप सभी जानते हैं कार्य या ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। ठीक है, कार्य ऊर्जा, ठीक है, कार्य ऊर्जा की जो है एसआई यूनिट्स हो जाएगी जूल हो जाएगी। ठीक है, मोल किसकी जो एसआई यूनिट है ये हो जाएगी पदार्थ की। ठीक है, पदार्थ की जो मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है एसआई यूनिट, वो क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत जो परियोजना है ये किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य के अंदर जो है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना अवस्थित है, और कुडनकुलम नाभिकीय जो संयंत्र है वो भी तमिलनाडु राज्य के अंदर अवस्थित है। ये भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। तो ये जो इसरो है ना हमारा, इसरो, इसरो की फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी इसकी। तो एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, और हमारे अंतरिक्ष के जनक कौन है। तो विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष जनक है, विक्रम साराभाई। ठीक है, भारत के अंतरिक्ष के जनक कौन है, विक्रम साराभाई हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। तो 2013 में जो है इसरो के द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन की जो है शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। कौन सा हो जाएगा, पिनाका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो डीआरडीओ के द्वारा जो विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट है वो कौन सा हो जाएगा, पिनाका इज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। ये मैं कुछ जो है इंस्टीट्यूट इनकी स्थापना बता देता हूँ, कई बार जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे और कौन कौन सा इंस्टीट्यूट आ सकता है। बार्क आ सकता है, बार्क की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं आप, टाटा इंस्टीट्यूट रिसर्च और क्या था, TIRF था, पता नहीं क्या था, छोड़ दीजिए इसको एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं। बार्क के बाद आप इसरो याद रखेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, CSIR की स्थापना कब हुई थी, CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। ठीक है, ये कुछ मैंने इंस्टीट्यूट यहाँ पे बता दिए हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाटा इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर था शायद वो, टाटा इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, TIRS कुछ ऐसा ही था, टाटा इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। FR था वो, TIFR था शायद, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल सेंटर, TIFS। चलो कोई बात नहीं है, चाहे तो छोड़ देना, एक बार देख लूंगा मैं, ये कमेंट सेक्शन में बता दूंगा आपको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, उबंटू क्या है। उबंटू क्या हो जाएगा, उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वेब ब्राउज़र क्या है, जो भी आप जो है इंटरनेट पर सर्च करते हैं ना, सर्चिंग करते हैं, तो सर्चिंग आप किसके अंदर करते हैं, सर्चिंग आप करते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। तो वेब ब्राउज़र कौन कौन सा हो गया, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया। ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, और बहुत सारे हैं, बिंग हो गया। ठीक है, और कौन सा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, बिंग हो गया, ओपेरा हो गया। ठीक है, फायरफॉक्स हो गया। ये काफ़ी सारे हैं ये जो है वेब ब्राउज़र। ठीक है ना, उसके बाद एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो वही है जिसके अंदर आप डाटा सेव करके रखते हैं। मालवेयर जो है आप सभी जानते हैं मालवेयर क्या होता है। ठीक है ना, तो ये जो ऑप्शंस है इनके बारे में भी आप एडिशनल जानकारी रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर काफ़ी हाईलाइट रहता है पीछे, काफ़ी टाइम पहले जो है ये सबरीमाला मंदिर का जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था इसके अंदर जो है प्रवेश को लेकर। खैर हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, केरल के अंदर अवस्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। तो सबरीमाला जो है केरल के अंदर अवस्थित है और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। ये भी आप याद रखेंगे, किसको समर्पित है, भगवान अयप्पा को। भगवान अयप्पा को समर्पित, ठीक है ना, भगवान अयप्पा को समर्पित है। और ये भगवान अयप्पा जो है ये कौन है, तो ये भगवान शिव और मोहिनी, विष्णु का जो रूप होता है ना मोहिनी, उनके पुत्र माने जाते हैं। भगवान शिव और विष्णु के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। ये भगवान शिव और जो है भगवान विष्णु के पुत्र माने जाते हैं, इसीलिए शहर और वैष्णव धर्म के बीच एक सेतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो है शैव धर्म है ना, शैव धर्म किससे संबंधित है, शिव जी से संबंधित है। शैव धर्म और वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म किससे संबंधित है, भगवान विष्णु से। तो इन दोनों धर्मों के बीच में जो है ये एक सेतु का काम करता है, सेतु यानी कि पुल का काम करता है, ठीक है ना, वैष्णव धर्म। ये जानकारी आप याद रखेंगे, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो ये केरल के अंदर अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो दिल्ली में अलाई दरवाजा स्थित है, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बुलंद दरवाजा है ना, ये दिल्ली के अंदर अवस्थित नहीं है। तो ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर अवस्थित है। फतेहपुर सीकरी के अंदर है। किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था, ठीक है, अकबर ने बनवाया था इसको। जो है ये बुलंद दरवाजे को जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 1575 में जो है इसको बनवाया गया था, गुजरात विजय के दौरान। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है, खिलजी के द्वारा। और हुमायूं का मकबरा जो है इनकी पत्नी के द्वारा बनाया गया था, इनकी पत्नी। और उन पत्नी का क्या नाम था, इनकी वाइफ का क्या नाम था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हुमायूं का मकबरा इन्हीं की पत्नी ने बनाया था और उस पत्नी का क्या नाम था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये 2019 का है, ये आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्युतम नुम्बित्री जो हैं इन व्यक्ति को जो है 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। बट आप इसको याद नहीं रखेंगे, 2025 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है घोषित कर दिया गया है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये घोषित कर दिया गया है। इसके बारे में जो है आप डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कब जो है किसको मिला है। तो ये कंप्लीट वीडियो है ना जो इसकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ये कंप्लीट वीडियो जो है ना आपको बुधवार को देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बुधवार शाम 4 बजे, ठीक है ना। ये शाम 4 बजे जो है कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है एक ही वीडियो के अंदर हम जान लेंगे कि पिछला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको मिला, कब मिला, और जो 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जो है किसको मिलने वाला है, ठीक है। ये कंप्लीट वीडियो जो है बुधवार को आ जाएगी। आज सोमवार हो गया, मंगलवार छोड़ के जो है बुधवार को ये शाम को 4 बजे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की वीडियो आ जाएगी, तो इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो ये दांडी गुजरात के किस जिले से शुरू किया था? तो ये जो शुरू किया था तो ये कहाँ से किया था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवसारी जिले से जो है इसको शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था दांडी मार्च? तो दांडी मार्च जो है शुरू किया गया था 12 अप्रैल से 6 मार्च। ठीक है ना, 12 अप्रैल से 6 मार्च तक जो है 78 अनुयायियों के साथ इनको जो है इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। अनुयायियों इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। और महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका और भारत में कई आश्रमों की जो है स्थापना की थी। तो किन किन आश्रमों की स्थापना की थी इनके द्वारा, आइए वो भी जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आप याद रखेंगे फिनिक्स सेटलमेंट। ठीक है, फिनिश सेटलमेंट की जो है स्थापना कब और कहाँ पे हुई? तो ये 1904 में स्थापना हुई थी इसकी। कहाँ पर हुई थी? डरबन में हुई थी। डरबन कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है डरबन। ठीक है, सेकंड आप क्या याद रखेंगे? सेकंड आप याद रखेंगे टोल्स्टॉय फोरम। टोल्स्टॉय फोरम। तो टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना जो है इन्होंने कब की थी? 1910 में की थी। कहाँ पर की थी? ये की थी जोहानसबर्ग में। जोहान्सबर्ग में जो है इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद और क्या याद रख सकते हैं आप? और भी एक आधा जो है इन्होंने की थी, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है कब की थी? 1915 में जो है इन्होंने स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? अहमदाबाद में की थी। उसके बाद जो है सेवाग्राम आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। सेवाग्राम, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना इन्होंने जो है 1936 में की थी। कहाँ की थी? वर्धा में की थी। ठीक है, ये इनके द्वारा जो है आश्रम कब कब स्थापित किए गए, कहाँ कहाँ, ये भी जानकारी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यूआरएल की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? आप सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक के द्वारा ये नारा 1916 में दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। 1916 में जो है ये नारा दिया था। और इनके द्वारा एक और इम्पोर्टेंट जो है स्थापना की गई थी होम रूल लीग की। ठीक है, होम रूल लीग। वैसे तो होम रूल लीग की स्थापना दो इंसानों ने की थी, एक तो एनी बेसेंट ने की थी और एक इन्हीं के द्वारा की थी। ठीक है, बीजे तिलक। ठीक है, ये ऐसे याद रखना, बीजे तिलक के द्वारा। और इनके द्वारा कब कब की थी? तो ये भी आप याद रखना, अप्रैल में तो की थी इन्होंने। अप्रैल 1916 में की थी। ठीक है, अप्रैल 1916 में किसने की थी? अप्रैल 1916 में जो है बीजे तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और एनी बेसेंट ने कब की थी? एनी बेसेंट ने की थी सितंबर 1916 में। ठीक है ना, 2016 में जो है इन्होंने स्थापना की थी। ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2019 का, दोबारा नहीं पूछा जाएगा, कंफर्म है। बस आप ये याद रखना कि वर्तमान में जो है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये आप जरूर याद रखना। तो कितने हैं कोई बता सकता है? पिछली वीडियोज में मैंने बता रखा है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वर्तमान में जो है कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। मैं ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ, 11, 12, 13 या फिर 14। ठीक है, इनमें से ऑप्शन चूज करके जो है आप लिख दीजिएगा। ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया और ये ऑप्शन डी हो गया। इस क्वेश्चन को जो है मैंने प्रीवियस जो पार्ट्स हमारे आए हैं उनके अंदर बताया गया कि वर्तमान में जो है कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ठीक है, और नहीं पता तो आप जरूर इसको फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या कहा गया? कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इनमें से जो है कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काई जो होती है ना, काई, आपने देखा होगा जब पानी जो होता है वो काफ़ी समय से जब एक ही जगह पर खड़ा होता है तो उसके अंदर हरी हरी ग्रीन ग्रीन जो है काई सी लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को जो है काई यहाँ पे बोला जाता है। तो सहजीवी संबंध को ये दर्शाता है काई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शिमला के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो भारतीय कृषि अनुसंधान जो है माफ कीजिएगा, कृषि अनुसंधान कहने लग रहा हूँ, भारतीय केंद्रीय जो आलू संस्थान है ये हो जाएगा शिमला के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या याद आपको रखना है? कुछ एक और चीज और जो इंस्टीट्यूट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान है, कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? ये भी नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। जो केंद्रीय हमारा तंबाकू अनुसंधान है, जो तंबाकू अनुसंधान है ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये राजमुंदरी के अंदर हो जाएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान हमारा नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान जो है हमारा ये कानपुर के अंदर हो जाएगा। भारतीय लाख अनुसंधान जो है वो हमारा रांची के अंदर हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है हमारा वो कटक के अंदर हो जाएगा, कटक यानी कि ओडिशा के अंदर। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है ये हमारा चेन्नई के अंदर हो जाएगा। आलू अनुसंधान देख ही लिया, शिमला के अंदर हो जाएगा। गन्ना अनुसंधान संस्थान हमारा कोयम्बटूर में हो जाएगा। इतने सारे जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य जानने से पहले आपको बिम्स्टेक के बारे में जानना पड़ेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किन किन देशों ने की थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जाननी पड़ेगी। तो बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की जो स्थापना है ये 6 जून 1997 को हुई थी। ठीक है, 1997 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? यानी कि हेडक्वार्टर इसका ढाका के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? बिम्स्टेक का पूरा नाम, तो पूरा नाम जो है आप याद रखेंगे, पूरा नाम इसका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, तकनीकी और आर्थिक सहयोग। ठीक है, ये इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। हेडक्वार्टर भी मैंने आपको बता दिया, ये सारे आप देखेंगे। अब देश देख लेते हैं कौन कौन से देश इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो देश की बात करूं तो बांग्लादेश इसके अंदर इंक्लूड है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार में अभी वर्तमान में भूकंप भी आया हुआ है भाई, और भारत ने जो है सामग्री भेजी है म्यांमार देश को। तो ये आप देख लेना कौन से विमान से और कौन सा जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ये डेफिनेटली जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी आने वाले वनडे एग्जाम्स में कि भाई वर्तमान में जो है आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है वर्तमान में किस देश में जो है अभी लेटेस्ट भूकंप आया है। अप्रैल 2025 के अंदर कौन से देश के अंदर भूकंप आया है, भारत ने कौन सा ऑपरेशन उनके लिए भेजा है, ये सारी डिटेल जो है उसके अंदर
पूछी जा सकती है आपकी। तो देख लेते हैं बिम्स्टेक के जो संस्थापक सदस्य हैं कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे बांग्लादेश, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, भारत हो गया, ठीक है, भारत हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, और क्या हो सकता है, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है ना, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, और क्या रह गया, और क्या रह गया, और थाईलैंड रह गया एक, थाईलैंड, ठीक है। ये सारे जो देश हैं इसके संस्थापक देश हो जाएंगे, संस्थापक देश हो जाएंगे। तो कौन सा रह गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मालदीव जो है इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रार्थना समाज थी इसकी स्थापना जो है आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1867 में की गई थी, ठीक है। 1867 में जो है इनकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की, आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो स्थल अवरुद्ध देश कौन से होते हैं, तो वो देश स्थल अवरुद्ध देश होते हैं जिनकी कोई भी बाउंड्री जो है, जिस देश की कोई भी सीमा जो है वो समुद्र से नहीं टच होती है, तो ऐसे देश जो है स्थल अवरुद्ध देश यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री बोला जाता है इंग्लिश में इनको, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है ना। ये इसकी जो है फुल फॉर्म होती है, इंग्लिश के अंदर जो है लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो दक्षिण अमेरिका यानी कि जो दक्षिण अमेरिका है ना, इसके दो लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो कौन से हो जाएंगे, तो ये एक तो पराग्वे हो जाएगा और एक बोलीविया हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के ये दो देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया विश्व पर्यावरण दिवस 2020। सबसे पहले आप याद रखेंगे जो विश्व पर्यावरण दिवस है ना, हम कब मनाते हैं, हर साल को 5 जून को मनाते हैं, ठीक है, 5 जून को। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अब इसके अंदर क्या पूछा गया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसके अंदर पूछा गया है 2020 का पूछा गया है। थीम का नाम क्या था, तो ये थीम पूछी गई है 2020 की, क्या थीम थी, तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता जो है 2020 की थीम थी। बट जो है आप 2024 की थीम याद रखेंगे, ठीक है, 2024 की थीम। तो ये कौन सी थी जो 2024 की थीम थी, हमारी भूमि हमारा भविष्य, ठीक है, हमारी भूमि हमारा भविष्य। हैशटैग जनरेशन रिस्टोरेशन जो है ये इसकी 2024 की थीम थी, ठीक है। ये भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण के कारण होती है। तो कौन सी बीमारी जो है वायरल संक्रमण के कारण होती है, तो आइए देख लेते हैं। वायरस से होने वाली बीमारियों को देख लेते हैं, ठीक है, वायरस। तो कौन सी हो जाएगी वायरस से बीमारी, जैसे कि हो जाएगी छोटी माता, और कौन सी हो जाएगी, इन्फ्लुएंजा हो जाएगी, और हो जाएगा कंठमाला का रोग हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा खसरा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बीमारियां जो है वायरस के कारण होती है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकन पॉक्स जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, चिकन पॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत की जो तटरेखा है वो कितनी है, भारत की कुल तटरेखा कितनी है,
75.16 किलोमीटर है ये, माफ कीजिएगा, 7516 किलोमीटर है, ठीक है। और सर्वाधिक लंबी किस राज्य की है? सर्वाधिक लंबी जो तटरेखा है ना, ये किस राज्य की हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है ना। तो सर्वाधिक तटरेखा गुजरात की है जो कि 1600 किलोमीटर है। और जो है पहले नंबर पर जो है गुजरात आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। ये तीन याद रखना, पूछा जा सकता है। तमिलनाडु की जो तटरेखा है ये कितनी है? 1076 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर तीसरी लंबी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की जो कितनी है ये तटरेखा? 976 समथिंग है किलोमीटर, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद के द्वारा जो है 1986 में पारित किया गया था और 86 में ही जो है ये लागू कर दिया गया था। उसके बाद कुछ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम। उसके बाद एक और दो जो है इम्पोर्टेंट्स जो संरक्षण अधिनियम है वो मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आप सभी जानते हैं, वन्य जीव संरक्षण, तो ये हो जाएगा 1972 का, ठीक है। उसके बाद और कौन सा हो जाएगा? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, तो ये कौन सा हो जाएगा? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है 1960 वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैविक विविधता अधिनियम, तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी जो है आप याद रखना, इन तीनों को भी जो है आप याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती? निर्वात में नहीं जा सकती, निर्वात में नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। निर्वात, निर्वात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? वैक्यूम्स बोलते हैं ना शायद, वैक्यूम, वैक्यूम बोलते हैं शायद इंग्लिश में। बाकी निर्वात में नहीं जा सकती। सर्वाधिक किस में जाती है? सर्वाधिक जो ये ध्वनि होती है किस में होती है? स्टील में होती है, ठीक है ना, स्टील के अंदर, ठीक है। निर्वात इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये जोजिला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को जो है लेह से जोड़ता है। इसके बाद हम बारालाचा की दर्रे की बात करें तो ये किसको जोड़ता है? तो ये जास्कर पर्वतमाला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह से जोड़ता है, ठीक है। लाहौल जिले को लद्दाख के लेह से जोड़ता है, लाहौल को लेह से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद नाथुला की बात करूँ तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो नाथुला दर्रा एक हिमालय का पहाड़ी दर्रा है और ये भारत के सिक्किम राज्य के अंदर अवस्थित है। ये भी आप याद रखेंगे, सिक्किम के अंदर अवस्थित है, ठीक है। और ये बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? तो बाड़ा लाचा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और ये नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम के अंदर अवस्थित है और किसको जोड़ता है? चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है, सिक्किम को जोड़ता है। ये सिक्किम राज्य के अंदर अवस्थित है और सिक्किम को किससे जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जो चाइना का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है ना उससे जोड़ता है, ठीक है, तिब्बत से जोड़ता है। जालेपला दर्रा की बात करूँ तो जालेपला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भी सिक्किम के अंदर अवस्थित है, ठीक है ना। सिक्किम के अंदर अवस्थित है जेलेबला दर्रा और जो है सिक्किम को तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है, ठीक है।
सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी सेम ही है। ठीक है, ये तीनों दर्रों को जो है आपको याद रखना है, लोकेशन रख लेना याद, और किसको किससे जोड़ता है ये भी आप याद रख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में कहा गया है सेरीकल्चर शब्द जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो रेशम की जो खेती होती है उससे संबंधित है सेरीकल्चर। बाकी जो मछली पालन हो गया, जितने भी ये जो पालन होते हैं ना, वो सारे मैं जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो आपको देखनी बेहद जरूरी है। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्लस करंट अफेयर जो है डाटा मैंने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये किस आएगा भाई यहाँ पे, किस शहर में? ठीक है ना, तो 2020 खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है ये कहाँ पर आयोजित करवाए गए थे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी में जो है आयोजित करवाए गए थे। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 2018 में हुई थी। शुरुआत 2018 में हुई थी। ठीक है, और जब इनका नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नाम था इनका, खेलो इंडिया स्कूल गेम। ठीक है, स्कूल गेम्स जब इनकी शुरुआत हुई थी ना 2018 में, तो इसी नाम से जो है इस गेम्स की शुरुआत हुई थी, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। 2019 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था, और 2019 में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है ना, 2019 में जो है नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया था। और जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो है ये भी आप याद रखना कहाँ पर आयोजित करवाया गया था। मैं एक एक करके बता देता हूँ, सारा एक बार आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। तो पहला जो संस्करण था ना, मैं एक एक करके बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट जानकारी है। पहला जो एडिशन था कहाँ पर हुआ था? पहला एडिशन जो है ये कहाँ पर हुआ था? पहला एडिशन हुआ था नई दिल्ली में, 2018 में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली। दूसरा कहाँ पर हुआ था? तो दूसरा जो है ये हुआ था 2019 में, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। दूसरा पुणे में हुआ था। ठीक है, दूसरा पुणे के अंदर हुआ था 2019 में। तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा जो था ये 2020 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी में। चौथा कहाँ पर हुआ? 2021 में हुआ चौथा। कहाँ पर हुआ? हरियाणा में, हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। ठीक है, पांचवा कब हुआ? पांचवा हुआ 2021 में हुआ ना, तो पांचवा हुआ 2022 के अंदर। ठीक है, पांचवा जो है 2022 में नहीं हुआ, 2023 में हुआ फिर सीधा, 2023 में हुआ, क्योंकि ये बीच में जो है ये हो गया था ना कोविड वगैरह, तो ये 2023 में हुआ। और 23 में कहाँ पर हुआ था? तो ये 23 में हुआ था मध्य प्रदेश एमपी के अंदर। ठीक है, और छठा हुआ 2024 में। 2024 में कहाँ पर हुए? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में होंगे। और सातवां संस्करण जो है 7th एडिशन, सातवां संस्करण कहाँ पर होगा? बिहार के अंदर होगा। ठीक है, बिहार के अंदर होगा 2025 वाला। ठीक है, ये भी जो है आप याद रखेंगे, ये नेक्स्ट वाला जो है कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ये सारी जो है एडिशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो ये जो महारत्न कंपनियां होती है ना, ये पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी कंपनी जो है महारत्न की सूची में जो है स्थान रखती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो भाई ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 का जो है डी हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये भारत की महारत्न कंपनी है। और कुल जो है कितनी कंपनी है महारत्न? कुल महारत्न कंपनी फिलहाल जो है 14 है। ठीक है, 14 महारत्न कंपनियां हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया भारत के किन दो शहरों के बीच पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखना। तो ये जो हाई स्पीड है ना हमारी वंदे भारत, हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत, कहाँ गया? हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत, इसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रेन 18 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ट्रेन 18। ठीक है ना,
ट्रेन 18 के नाम से जो है इसको जाना जाता है वंदे भारत को। और इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो यानी कि जो है इस शुरुआत हुई थी वाणिज्यिक तरीके से, जो इसकी शुरुआत हुई थी ट्रेन की, कब हुई थी, 2019 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। और दूसरी वंदे भारत जो है कहाँ से कहाँ चलती है, पहली आप याद रखना, पहली हाई स्पीड ट्रेन जो है इसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो है किन दो शहरों के बीच में चलती है, तो ये चलती है भाई नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। और जो दूसरी है ना हमारी दूसरी वंदे भारत, दूसरी वंदे भारत किन दो शहरों के बीच में चलती है, तो ये चलती है नई दिल्ली से कटरा के बीच में चलती है। नई दिल्ली से कटरा के बीच में चलती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। और 29 में बोला गया है चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चित्रकला की एक पटचित्र शैली है, ये चित्रकला की शैली का नाम है जिसका नाम है पटचित्र। इस शैली का संबंध किस राज्य से है, तो ये ओडिशा राज्य से संबंध रखती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। कब बने थे, 1977 से 82 के बीच में। ठीक है, 1977 से 82 तक ये जो है राष्ट्रपति रहे थे। और जो है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे ये नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप सभी जानते हैं द हेग, द हेग। और ये हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, और ये जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये किसका एक मुख्य अंग है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं बहुत बार दे चुका हूं, आई होप आपको पता चल गया होगा। तो मुख्य अंग कितने हैं इसके, मुख्य अंग इसके 6 हैं। ठीक है, मुख्य अंग 6 हैं। स्थापना कब हुई थी, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और हेडक्वार्टर जो है इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। और न्यूयॉर्क क्या कहा गया इसमें, द हेग। ठीक है, द हेग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है, नीदरलैंड के द हेग में अवस्थित है। स्थापना बता दी 1945 में इसकी स्थापना हो गई थी। और जो है बाकी अभी फिलहाल के लिए जो है आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं और देख लेते हैं। और बताऊं तो और जो संगठन है ना हमारे उसके भी जो है हेडक्वार्टर मैं बता दूंगा, बता देता, यहाँ पे जगह नहीं है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो कभी फिर और देख लेंगे जहाँ जगह होगी। बाकी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे ना, तो जितने भी जो हमारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सभी की स्थापना और इन सभी का जो हेडक्वार्टर है मैं प्रीवियस वीडियो में जो है बता चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में क्या कहा गया, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो ये एशिया के अंदर अवस्थित है। कहा गया एशिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया के अंदर अवस्थित है। और ये कैसा मरुस्थल है, गर्म है या फिर ठंडा, तो ये एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, गोबी मरुस्थल जो है एक ठंडा मरुस्थल है। और ये कहाँ पर अवस्थित है, चाइना में अवस्थित है ये मरुस्थल। ठीक है, चीन के अंदर अवस्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है, चीन के अंदर अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में कहा गया है राजतरंगिणी के लेखक हो जाएगा कल्हण। ठीक है, राजतरंगिणी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हण के द्वारा जो है राजतरंगिणी लिखी गई है। कालिदास ने किसकी रचना की है, अभिज्ञान शकुंतलम की। और ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है एग्जामिनर का फेवरेट पुस्तक है, ये एग्जामिनर की अभिज्ञान शकुंतलम बार बार पूछ लेता है इसको। ठीक है, अभी कालिदास के द्वारा जो है अभिज्ञान शकुंतलम लिखी गई थी। चंद्रबरदाई के द्वारा जो है क्या लिखा गया था, चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। जयदेव ने क्या लिखा था, तो जयदेव ने क्या लिखा था, जयदेव ने जो है गीत गोविंद की रचना की थी, गीत गोविंद। ठीक है, ये भी जो है जानकारी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या कहा गया है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष में हुआ था। पानीपत के सबसे पहले आप याद रखेंगे 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के,
3 युद्ध, और पानीपत 3 युद्ध। और ये जो पानीपत जगह है ना, पानीपत जगह, ये कहाँ पर अवस्थित है? हरियाणा में अवस्थित है। ये हरियाणा में, हरियाणा का एक जिला है पानीपत, ठीक है ना, वहीं पर ये जो जगह है अवस्थित है। अब पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा और तीसरा, 3 युद्ध हुए हैं इसके, ठीक है। तीसरा, पहला युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध हुआ था 1526 को, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और लोधी वर्सेज बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। बाबर इस युद्ध को जो है जीत गया था, ठीक है। और बाबर के युद्ध जीतते ही जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी भारत के अंदर, ठीक है। दूसरा युद्ध कब हुआ? यहाँ पे दूसरा जो युद्ध हुआ वो 1556 में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। 1556 में युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, और हेमू जो है इस लड़ाई को हार गया था, अकबर जो है इस लड़ाई को जीत गया था। उसके बाद जो है तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ठीक है। 1761 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अब्दुल शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है। मराठे इसमें जो है बुरी तरह से परास्त हो गए थे, और यहाँ से जो है मराठों का साम्राज्य भी खत्म हो गया था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य कितने हैं आप याद रखेंगे, ऊपर जो है इसी यहाँ पे मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, और देखो ये मैंने बता दिया, देखा संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय अंग है ये द हेग है। 6 मुख्य अंग है, यही पूछा गया। स्थापना मैंने यहाँ पे बता दी, हेडक्वार्टर भी बता दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्थायी सदस्य, तो इसके अंदर स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्य हैं, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी सदस्य कितने हैं? 5, और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। तो स्थायी सदस्य जो है वो कौन कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा, रूस हो जाएगा, यूके हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अमेरिका, रूस, यूके और फ्रांस हो गया, ठीक है। ये 5 देश जो हैं इसके स्थायी सदस्य। आप देख लो, मिला लो, चीन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो जापान है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 6 में कहा गया लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 552 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा जो है ये 3 याद रखेंगे आप, जो हमारी जो है संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81, ये तीनों याद रखेंगे आप। और जो है राज्यसभा हमारा एक स्थायी सदन है, ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और ये उच्च सदन है, उच्च सदन, ठीक है। ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया भाई किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव, कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। और जो गुरु नानक देव थे इनका जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव, जन्म की बात करूं तो इनका 1469 में हुआ था। तलवंडी राणा में जो है इनका जन्म हुआ था। 10 गुरु हुए हैं, आप सभी जानते हैं। और खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। 38 में कहा गया भाई सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको याद रखना है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है क्या है? तो बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो 39 में क्या कहा गया है? कंप्यूटर के किस भाग को उसका जो है मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि दिमाग कहा जाता है? तो चारों ऑप्शन आप एक बार देख लो और फिर माइंड में सोचो कि क्या इसका जो है ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आई होप आपने सोच लिया होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं मॉनिटर क्या है। मॉनिटर जो है एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, रैम और रोम जो है, रैम और रोम ये हमारी प्राइमरी जो है मेमोरी है। रैम और रोम क्या है, हमारी प्राइमरी मेमोरी। और हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी, जो हार्ड डिस्क हमारी है ये सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, रैम रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आज के जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आपको इतना सा काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ जो है टेलीग्राम पर बताई जाती है। पीडीएफ भी जो है आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।